बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नहरों का मामला इस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है और सिंध के अंदर अगर बग़ैर किसी शक के ये बात कही जाए कि तमाम जो आवाम है सिंध की वो सड़कों पे आ चुकी है। तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें, नेशनलिस्ट पार्टीज़, सब की सब, लॉयर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, अदीब हैं, शायर हैं, मुहक्किक हैं, सब के सब एक सफ़े पे हैं। और वो सफ़ा ये है कि सिंध दरिया के ऊपर जो 6 नहरें निकालने का मामला है उससे निपटा जाए। आज वज़ीर आला सिंध जो हैं उन्होंने भी, ज़ाहिर है एक पब्लिक प्रेशर भी है और पीपल्स पार्टी का अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बतौर हुकूमत भी सामने आया है, जिससे पहले एक्निक में भी आ चुका है। आज उसका इजहार मुराद अली शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है और उसमें उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में धमकी दी है कि जितने भी मुजाहिरीन हैं इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनमें शरीक नहीं है, लेकिन अगर ये नहरों का मामला विड्रॉ नहीं किया जाता तो वो भी एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। इस वक्त भी जितने एहतजाज हैं वो नेशनल हाईवेज़ को रोका गया है। मुजाहिरीन ने खुद सिंध गवर्नमेंट को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है और इस वक्त शदीद दबाव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। क्या कहा है वज़ीर आला सिंध ने, सुनिएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देंगे। हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते। हम सीसीआई में ये केस डाल दिया था, वो एक्निक में रुका हुआ है और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक्निक में उसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बात पे नाखुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक खत्म क्यों नहीं किया। हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं कि उन्होंने ये बदगुमानी पैदा की कि खामखा के इफ्तिताह दिखा के, जो कि इफ्तिताह भी नहीं थे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह खान साहब, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की है, जिसमें याद लतीफ़ बलेजो साहब भी हैं, राशिद सुमरो साहब भी हैं और तमाम लोगों से गुफ्तगू करके इस मामले को तय करने की बात भी की है। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत या सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर पाएगी? क्या ये जो कैनाल्स का मामला है ये ख़त्म हो पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी विड्रॉल इस प्रोजेक्ट की चाहती है, ये हो पाएगा कि नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके साथ मुलाकातों का दिन था और आज भी उनकी बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई। इस मौके पे बहुत सारे जो अरकान थे वो बाहर पहुंचे भी, उनकी प्रेस टॉक्स भी हुई, लेकिन मुलाकात सिर्फ जो है वो चंद लोगों की हुई है, जिनमें एक फैसल चौधरी साहब भी थे। और उनके जो अकाउंट से जो ट्वीट आया उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन और कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के लिए हिदायत की गई है सलमान अकरम राजा साहब को कि वो इस हवाले से ख़त लिखें। इसके साथ साथ उन्होंने जो ज़राए से अंदरूनी कहानी आई है उसमें शेर अफजल मरवत साहब के साथ सख्त गुस्से का इजहार इमरान खान साहब ने किया है, जो कि ज़राए की ख़बरें हैं। और साथ में ये भी कहा है कि उनके ऊपर उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात भी इस खबर के मुताबिक लगाए और ये भी कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को PTI की ज़रूरत है, PTI को इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब की रिहाई की भी कोशिशें हुई हैं। 9 मई के वाक़यात के ऊपर भी अब 4 महीने के अंदर फ़ैसला होना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी भी हेयरिंग हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब के आज नाकाबिले ज़मानत वारंट भी जारी हुए हैं, किस किस के ऊपर और तलवार भी लटक रही है, ये सारे मामलात हैं। इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोग्राम के पहले मौजूद हैं जनाब फैसल वावडा साहब, जो कि सेनेटर हैं और सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वावडा साहब आपके पास आते हैं कि क्या लगता है आपको, एक तो ये सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो धमकी दी गई है, क्या आपको लगता है इस पर अमल दरामद होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ये कनाल्स का इशू है, हाँ। बिलावल साहब की बात को बड़ा सीरियसली और उसमें बड़ा दमखम है और बड़ी डीप रूटेड बातें उन्होंने की हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सियासत को बालातार रख कर, सियासत से हट कर, देखिए एक तो ये कि बहुत अच्छी चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी इशू बेस्ड सियासत करी, जो कि सियासत का निचोड़ है और होना भी ये इशू बेस्ड होनी चाहिए। तो इशू बेस्ड के अंदर हमें ये देखना है कि किस तरीके से ये मसला कंसेंसस के तहत पाकिस्तान की ओवरऑल जोग्राफिक बका के लिए
रास्ता कैसे निकलता है जिसमें सूबे को भी कोई मसला ना हो और पाकिस्तान को भी मसला ना हो, और कंसेंसस के साथ ये आगे बढ़े। और इसके अंदर किसी को जल्दी नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कि कल ही काम होना है। इसका तरीका ये है कि इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, बी क्या है, सी क्या है और इसका रास्ता क्या है, और उसके अंदर ओवरऑल पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होना है, इंक्लूडिंग सूबा और बाकी सूबे भी। ठीक है, तो उसके अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है। और कोई जल्दी, कोई तकड़ दौड़, कोई धमकी और धमकी शमकी वाला तो मामला इसलिए नहीं है कोई कि ग्लू गम बड़ा मजबूत है, धूप वूप से पिघलता नहीं है, ना गर्म पानी से पिघलता है। दूसरी तरफ ये भी एक आप चीज़ माइंड में रखें कि बजट का माहौल सामने आ रहा है, उसमें तेज़ी होगी, तगड़ दौड़ होगी, कोई लेन देन होगी, कोई दिया जाएगा, कुछ लिया जाएगा। पंजाब से सेटल करना है स्कोर, जो जायज़ भी है। और पंजाब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी डर के आ रही हैं, हल्की हल्की आ रही हैं, लेकिन वो तो गालिबन ऐसा फील हो रहा है कि वो अटैक सिंध पे कम अपने मरकज़ पे ज़्यादा कर रहे हैं, अपने चचा मोहतरम के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हमने इन फाइट्स भी देखनी है, इस पूरी स्टेटमेंट्स और आपस में एक दूसरे की जो टग ऑफ वॉर चल रही है उसको पूरे जाविये में देखना है। सो वैसे तो अगर ये ओवरऑल अगर गवर्नमेंट की बात ना होती तो मैं इसको वही नाम देता जो हमेशा से पुत्र नूरा जो है वो ऐसे हम ऑप्टिक्स देखते रहे। बाकी लेकिन कैनाल्स का इशू तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं सिंध की, मेरे ख्याल अगर उसको आप नहीं समझ पाएंगे तो कोई भी नहीं। मसला सारा ये है कि जब मैं वजीर था वफाकी और पानी का वजीर था, तो ये तो मेरी अपनी फाइंडिंग्स है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल बॉडीज से कि सिंध का पानी चोरी होता था, और उस वक्त हुकूमत भी हमारी थी और हमने बुज़दार के यहाँ भी उठाया था टेकअप, आपको भी ये किस्सा याद होगा। और इस टेकअप के अंदर वहाँ के इरीगेशन मिनिस्टर भी आते रहे। नहीं, लेकिन वो तो पंजाब कह रहा था ना लगा लें टेलीमीटरिंग को, लगाते ही टेलीमीटरी तोड़े भी उन्होंने ही थे, हटाए भी उन्होंने ही थे। वो तो मुराद शाह साहब ने तोड़े थे। नहीं, हमारे द्वार में भी हुआ। हाँ, हमारे तौर में भी मुराद शाह ही चीफ मिनिस्टर थे। नहीं, टेलीमीटर जब हमने भी गेजिंग की ना उसके अंदर, जब हमने वर्ल्ड बैंक के भी सारी चीज़ें ली, तो उसमें जो फैक्चुअल बात है वो फैक्चुअल बात है। ठीक है, एनीवेज मगर अगर सिंध अब सिंध की वज़ीर आलम धमकी दे दी, उन्होंने कहा कि हम भी फिर एहतजाज में शामिल हो जाएं। देखिए ये हुस्न होता है, आप सबको जमहूरियत का शौक था, अब इस लंगड़ी लूली जमहूरियत के मज़े भी तो थोड़े चले। ये तो सियासत है, बयानबाजी भी होगी, डर भी पैदा किया जाएगा। और नेचुरली एलाइज की पार्टी है, एक धागे वाली टंग टंग चल रही है। वो क्या था, वो अभी मैं रिसेंटली कोई रील में टन ये टन एलाइज और जोड़ है और तोड़ है हुकूमतों का, तो उसके अंदर धमकियाँ लगती हैं, वो डर जाएंगे। और देखिए वफाक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेटमेंट का जवाब दे रहा है, बहुत माइल्ड, बहुत सुथरा, लेकिन पंजाब अटैक पे आ रहा है, वाया सिंध वो अटैक फेडरल पे कर रहे हैं, तो वो सबको नजर आ रहा है कि क्या मसले मसाइल हैं। अच्छा, ठीक है, आपको क्या लगता है ये वज़ीर आला की धमकी को बस सुना जाएगा और कान से दूसरे कान से निकाल दिया जाएगा, या नहीं? आसमान देखिए, ये नहरें तो अब नहीं बन सकती। ये नहरें बननी नहीं है, देखना सिर्फ ये है हमने कि हमने अपना नुकसान कितना करवाना है इस अमल में। देखिए जब ये मुझे लगता है, एक तो ज़ाहिर है SIFC ने जो फैसला किया है, एक तो सिंध की नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में जो वाटर पॉलिटिक्स है उसका शायद उनको एहसास नहीं था, पता नहीं होगा, उनका काम भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फैसला कर दिया। असल प्रॉब्लम तो हुआ कि जब जरदारी साहब ने उसको मिनट से करके कर दिया। मुझे नहीं समझ आई कि जरदारी साहब तो बड़े एक, मगर आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हमने उनसे सिर्फ मुशावरत की थी, फैसला मुशावरत का इशू नहीं है। देखो उनकी ट्वीट हुई और उसमें ये नहरों का उन्होंने इस पे जो है कॉन्सेंट दे दी। अब जो बंदा भी सिंध की नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी समझता है, उसको पता है कि वाटर इशू कितना बड़ा इशू है। और जरदारी साहब तो बहुत समझते हैं। आपने सारी उम्र मुखालफत की, कालाबार डैम जो था, जनरल ज़िया-उल-हक और परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसे जो ताकतवर हुक्मरान थे वो नहीं बना सके। और मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब का मीटिंग थी तो अरबाब रहीम और लियाकत जतोई ने कहा जी अगर आपने ये डैम बनाना है तो फिर कब्रिस्तान भी हमें इस्लामाबाद दे दीजिएगा, हम जाने जोगे नहीं हैं। तो ये देखें, ये इस वक्त हमें समझना ये चाहिए कि पीपल्स पार्टी को टू बी फेयर विद दीवार से ना लगाएं। पीपल्स पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है सिंध में, क्योंकि वो इस वक्त फेडरल पॉलिटिक्स करती है। बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की है अपनी उस दिन, वो बड़ी काबिल कदर तकरीर थी। और अगर आप पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाएंगे, देखें वहाँ PTI या नून से मुकाबला नहीं है पीपल्स पार्टी का, वहाँ नेशनलिस्टों से मुकाबला है। दुरुस्त बात। आपने अपनी गलत पॉलिसी से पहले आपने जो है वहाँ पे बलूचिस्तान तो आपने सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के हवाले कर दिया। यहाँ से अगर आप PTI माइनस करें KP से तो वो आपने सारी नेशनलिस्टों को दे दी, अब आप सिंध भी उधर देने चाह रहे हैं। तो ये कोई ईगो का मसला लग रहा है कि ये चोलिस्तान की नहरें या क्या, क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसके ऑल्टरनेट मौजूद हैं। ऑल्टरनेटिव हो ना हो, इसमें असल प्रॉब्लम ये है जो मुझे लगता है,
that the decision makers were not aware of water politics. Exactly. मेरा और ख्याल है जो कि उसका उनको भी एंगल है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का उसमें नहीं था। और अब नून को मरवा रहे हैं आप। देखो ना, राना सनाउल्लाह जो हैं, हमें पता है, आपको पता है, उनका व्यू ये नहीं है जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं। और वहाँ पे अब ये नहरें नहीं बन सकती जब तक इसके ऊपर जो है वो कंसेंसस होना ही नहीं है। और आपको ऑल्टरनेट रास्ते बनाने, इस वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और पीपल्स पार्टी को दीवार से भी नहीं लगाना चाहिए। दुरुस्त बात टू बी फेयर विद। अभी फैसल बावड़ा साहब, ये बात बिल्कुल इनकी दुरुस्त है, फवाद चौधरी साहब की, जो ग्राउंड रियलिटीज़ भी यही है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखें, जैसे अभी माइंस एंड मिनरल्स का मामला चल रहा है बलोचिस्तान के अंदर, अलग वो भी अब मसला है नहीं ये होना। देखो ना, जो माइन एंड मिनरल जो वो हो भी गया फंस गया कि मामला। नहीं, वो नहीं हो सकता। आपके ख्याल में क्या है? देखिए, मेरा व्यू थोड़ा चौधरी साहब से अलग है। ठोक बजा के माइंस एंड मिनरल्स का होगा, जैसे 26वीं तरमीम हुई थी, और ठोक बजा के 27वीं भी होगी जब भी आएगी। तो मैं तो बड़ा क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। और देखें, इसमें चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ताकतवर चीफ भी नहीं कर सके। देखिए, ताकतवर चीफ तो चीफ के साथ ताकत आती है, फौज है, पर काबिल चीफ जब आ जाए तो उसके अल्टरनेटिव रास्ते वो निकाल लेता है। क्योंकि ये ग्रीन इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान का, वो ज़रूरत है पाकिस्तान की, वो तो बनना है, वो तो होना है। अब उसके रास्ते इधर से घूम के आएंगे, उधर से घूम के आएंगे, इसका सबको ब्रॉड वे सोल्यूशन पे बैठ के रास्ता निकालेगा। कोई एतराज कर ही नहीं रहा, मगर वो कह रहे हैं कि चोलिस्तान को आबाद करने के लिए सिंध को बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये तो कोई भी नहीं करेगा। सिंध भी तो हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट सूबा जितना बाकी है। मेरा अपना ख्याल है सियासत हो रही है। पानी नहीं है ना, पानी का मसला है कि वो कहाँ से लाना है। मौसम लगारी जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इतने सालों से क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप पानी के रिजर्वोयर्स बना नहीं रहे। फिर देखो 78% पानी हम फ्लड वाटर में ज़ाया करते हैं, फ्लडिंग इरिगेशन में ज़ाया करते हैं, वो हम तरीके बदलने को तैयार नहीं है। सही बात। और हम इसके ऊपर जो है वो फंसे हुए हैं। और देखें आप, प्रॉब्लम ये होती है फैसल कि जब ताकत होना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बट ताकत के इस्तेमाल में एहतियात उससे भी और उसको चैनलाइज करना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अब आप अभी मैं एक छोटी सी बात से इसको, जैसे तहरीक इंसाफ का है, अब देखें ना, अभी माइंस एंड मिनरल्स की आप बात करें, अभी तक तो नहीं पता इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर। उनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, एक रास्ता जो है वो बंद है, वो खुलेगा तो नहरों पे, खैर नहरों पे तो पीटीआई साथ नहीं खड़ी हुई, इस वक्त पीपल्स पार्टी से बिल्कुल अलग है, या सिंध के मसले से अलग है, पीपल्स पार्टी के साथ है, मगर अभी करारदाद तो नहीं कर सके। नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी अलहदा हुई है ना। एक्चुअली पीटीआई का जो आज मैंने मौक़िफ़ देखा है सेनेट में, वो तो पीपल्स पार्टी से भी थोड़ा सा आगे है। वो तो नेशनलिस्ट उसके साथ खड़ी है। तो ये क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई को करीब नहीं ले आएगी ये बात? देखिए, ये सब हम दूर अंदेशी वाली बातें कर रहे हैं, हम स्टॉर्म इन द टी कप की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा। लेकिन ना कोई ऐसी सिचुएशन है, ना कोई देखिए, बंद तो हम 4 आदमी, आप और मैं सड़क पे भी खड़े जाए तो वो हम भी बंद कर देंगे। ये तो क्योंकि रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होती है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे अंदर जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं हुए, तो हर कोई कहीं घुस जाता है, कहीं तोड़ा फोड़ी कर देता है, कोई कहता है मैंने रील बनाने के लिए काम कर लिया। तो ये तो आप इनकॉम्पिटेंस और तो कोई डील नहीं हो रही है आपके ख्याल में? आप कह रहे हैं डील बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब के साथ भी तो राब्ते हुए हैं ना। आज अमेरिकन सेनेटर का भी एक आ गया जो यहाँ से गया रिपब्लिकन, तो कोई डील वील की? देखिए ना, अभी तक तो एज ऑफ नाउ तो मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बताता हूँ, ना कोई डील हो रही है, ना कोई ढील हो रही है, ठीक है। और जहाँ तक उन्होंने एक सियासी बयान दिया है कि पीटीआई की ज़रूरत है और फौज की ज़रूरत है पीटीआई, और पीटीआई की ज़रूरत फौज नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेट करती हैं। जितने ही पाकिस्तानी हैं उनके लिए इक्वली फ़ौज भी इंपॉर्टेंट है, और फ़ौज के लिए भी तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, बिला तफरीक के जी वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है, किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं, सारे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे हमारे मुखालिफ यूँ ना हो, लेकिन है तो पाकिस्तानी ना। तो ये तो इमेच्योर बातें हैं। और क्योंकि अब कोई कार्ड सारे एग्जॉस्ट हो गए, सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पीटीआई पाकिस्तान बनने की तैयारी शुरू होगी, इसकी तक दौड़ में सब भाग रहे हैं। जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं कि पीटीआई पाकिस्तान का सिकंदर कौन होगा, वो तो मुकद्दर ने फैसला करना है, ठीक है। तो ये सारा खेल जो है, कौन है? मुकद्दर तो फैसला करेगा, तो हम आपको बताएंगे दौड़ में 3 कौन बचते हैं। अच्छा। इनका बहुत प्यारा दोस्त है, वो उसने ट्वीट कर दिया प्रिंसिपल्स पे के हमारे साहब ने अब कुछ हफ्तों महीनों में सामने आ जाएंगे, नॉर्मल जिंदगी हो जाएगी। तो ये तो खेल चलता है, तमाशा चल रहा है। तो आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो खुद ही अपने लड़ाई करके खत्म कर देगी? इतना आसान होता है? इतनी बड़ी जबात। देखिए मेरी बात सुनो, मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। पीटीआई एक्चुअली तो झंडा जो है वो खान साहब है और खान साहब ही पीटीआई है, ये तो बड़ी क्लैरिटी रखे ना। लेकिन ये जो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है, मुझे 2.5 साल में बताया ना उन्होंने अभी खान को क्या लेके दे दिया, अपने लिए सब कुछ ले दिए। कहाँ खड़े हैं, कोई 3 में ना 13 में, एक दूसरे लड़ाई झगड़े करें, पैसे भी खा रहे हैं, कमा भी रहे हैं, इक़्तिदार में ही बैठे हैं,
मराद भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट के जामिन भी, जमानती भी खुद हैं, अंडरस्टैंडिंग जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। कौन को सब समझ आ गया ना। अब देखिए वो जो वलवला था जो हम पिछले 1-1.5 साल पहले देखते थे, वो ग्राफ भी नीचे आ गया। अब सोशल मीडिया पे अगर आपने आग लगानी है, तमाशा करना है, वो भी काफ़ी हद तक थम गया। लेकिन रह क्या गया? कुछ रह तो नहीं थमाया। वाकई जो बातें ये कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी वही बातें करते थे, उनको पार्टी से निकाल दिया खान साहब ने। नहीं है, देखिए बात यह है कि सीधी बात है कि पीटीआई तो फैसल वोडा साहब ने ख़त्म कर दी थी ना शुरू में ही। जो 9 मई से लेके 15 तक जो है फैसल वोडा साहब ने ठुड्डे मुक्के मार के हमें जेलों में डाल दिया और जो है वो इधर उधर हो गए। पीटीआई तो हम लोग थे ना, फैसल वोडा था, मैं था, असद उमर था, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, हमाद था, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये सारे लोग हम लोग पीटीआई थे ना। अब वो उस वक्त पीटीआई हकीकी, यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि पीटीआई हकीकी, जो पीटीआई थी। अच्छा, अब उसके बाद तो देखिए ये जो सारे नए लोग हैं ना, ये तो सियासी नौमौलूद थे ना। आप जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, 15-20 साल पॉलिटिक्स में लगाते हैं, पार्टी में होते हैं, लोगों को जानते हैं, फिर बनते हैं चेयरमैन बनते हैं। यहाँ तो 8 महीने में जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन की, इलेक्शन लड़ा, सेक्रेटरी जनरल सदर बन गए। इसीलिए उनकी कोई ग्रिप नहीं है। इस वक्त तो इमरान खान है और लोग हैं, काडर तो दरमियान में नहीं है। और इमरान खान का ये कहना कि इमरान खान की मकबूलियत पे कोई फ़र्क पड़ा है, इमरान खान और ऊपर हो गया। और आज इमरान खान का जो जिस दिन हुकूमत गई थी उस दिन हम कहाँ थे और आज इमरान खान कहाँ है, और जिस दिन इलेक्शन हुए थे कहाँ है और आज किधर है। आप ये मानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है सारी की सारी जो फैसल वापस? कॉम्प्रोमाइज नियतों के हाल तो अल्लाह जानता है ना, मुझे नहीं पता, बट इनकॉम्पिटेंट जरूर है। नहीं, हकायक से भी तो पता चलता है ना, अवामिल से भी तो पता चलता है। इनकॉम्पिटेंट है ना। आप देखो ना, मिसाल के तौर के ऊपर आपने इंटरनल प्रेशर क्रिएट करना था, आपने अपोजिशन अलायंस बनाना था, आपसे नहीं बना। एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करना था कि आपने जो लॉबी की, इतनी सक्सेसफुल लॉबी की, उसको एंड संभाल ही नहीं सके। फिर उसके बाद आपने बातचीत करनी थी। देखिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ आपने लड़ के तो नहीं आगे आ सकते। सही। आपने वहाँ पे बातचीत आप नहीं कर सके। सो 3 फैक्टर्स है ना, इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर और बातचीत। आप तीनों ही नहीं कर सके तो जाहिर है आप नाकाम हो गए। दूसरा, आप अपोजिशन इत्तेहाद भी नहीं बना सके। कल जेयूआई ने इटली अलग कर दिया। ये तो मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका था। आप कह के गए। मैं आपके प्रोग्राम आपकी में पेशेंटगोई काफी दुरुस्त साबित हो रही है। मैंने भी आपके प्रोग्राम में पहले ये कहा था कि ये नहीं बनेगा क्योंकि उसके प्रॉब्लम्स। अच्छा अब देखो, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? मगर अब इसके बगैर सड़कों को कैसे आप रखेंगे? सड़कों को एहतजाज की कोई नहीं, वही सड़कें तो देखे ना होनी थी, जब ये एहतजाज होता, चीजें होती, फिर वो अब नहीं हो रही। लेकिन पाकिस्तान में एक डिससेटिस्फेक्शन है। दिस इज, वो कहते हैं ना, लल बिफोर द स्टॉर्म। प्रॉब्लम यह है, कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क जो होता है ना, वो इस सिचुएशन में अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करता। क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? मसलन जिस तरह फैसल कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया। पाकिस्तानी तो सारे पहले दुबई लगा रहे थे, अब दुबई के बाद उन्होंने सेंट्रल एशिया लगाना शुरू कर दिए पैसे। 1 रुपया पाकिस्तान में कोई लगाने को तैयार नहीं है। सारे आपके जो मेन लोग हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तो आने को तैयार नहीं है। फिर देखें प्रॉब्लम ये जो हुआ है, फॉर एग्जांपल आज जो कश्मीर में हुआ है, अब ये ईस्टर्न बॉर्डर पे प्रेशर आपके बढ़ेगा, वेस्टर्न बॉर्डर पे अच्छा, आपका मैं इससे प्रेशर पहले कि फैसल साहब के पास आऊँ, आपकी बहुत ज़ाहिर है अभी जो सेनेटर्स आए थे उनके साथ भी शायद आपकी मीटिंग हुई, और मीटिंग्स होती रहती हैं, ये नॉर्मल सी बात है डिप्लोमेट्स के साथ भी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस से ही नहीं लड़ पाई, या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या रियासत इतनी मजबूत है कि उनको पाकिस्तान की रियासत की बात समझ में आ रही है, पीटीआई की बात समझ में नहीं आ रही? इन मुलाकातों के बाद आपको क्या लगता है? नहीं, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई हतमी पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में आई नहीं है, ना ही अभी इस सिलसिले में कोई उन्होंने बात की है। और आई थिंक दे आर, इसीलिए जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनका, वो अभी तक बिल्कुल दे आर इन अ काइंड ऑफ के करना क्या है। अगर आप 2-3 जो सवाल भी हुए हैं, आप देखें उन्होंने अवॉइड किया है। अनलाइक जो प्रेसिडेंट बाइडन के नुमाइंदे थे, वो क्लियरली कहते थे ये इंटरनल इशू है, अदालती है, वो खुद ही देखेंगे। ये अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज अभी तक उन्हें व्हाइट हाउस की तरफ से इस पर फाइनल पॉलिसी नहीं मिली। और मुझे यूँ लग रहा है प्राइमरीली, ये तो वैसे बुरी बात है कि हम बाहर के ऊपर ही सारा जो है वो रिलाई करें, नहीं करना चाहिए। असल चीज़ तो ये है कि आप पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे कैसे लेके आए। टेम्परेचर नीचे आएगा, देखिए ना पीटीआई में और हुकूमत में मुज़ाकरात क्या है एस्टैब्लिशमेंट में, वो कहेंगे 3 साल बाद इलेक्शन कराने हैं, ये कहेंगे 6 महीने बाद इलेक्शन कराएं। तो दरमियान का जो पीरियड है वो आपकी निगोशिएशन। ये फैसल साहब, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी निगोशिएशंस हो किसी ऐसी जगह पे, आप कह रहे कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं, मगर प्रेशर तो बहरहाल हो सकता है। किस चीज़ का प्रेशर है? आप लोगों ने टीवी पे प्रेशर जबरदस्ती का बनाना है, तो प्रेशर कुकर ले हैं, उसको चूल्हे के नीचे रख दिया। आपने सुनी नहीं? देखिए वो तो पॉलिटिकल बात करेगा ना, मैं तो रियलिटी के ऊपर बात करूंगा, मैं फैक्ट से बात करूंगा, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक बात करेगा, वो उसका आर्ट है। मुझे वो आर्ट इसका वाला आता नहीं, वरना मैं
फिर वजारत में भी से आगे होता, मैं से पीछे था, साथ बैठता था, मैं से पूछता था। तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो ये तो डेमोक्रेसी का चैंपियन है, ये डेमोक्रेटिक में बात करेगा। मैं सेमी डेमोक्रेसी का चैंपियन हूँ, या उसका स्टूडेंट हूँ, या मैं एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी का मद्दा हूँ। तो मैं तो आपसे बड़ी डेमोक्रेसी, बड़ी अच्छी टर्म दिया आपने। तो मैं तो बड़ी एस्टैब्लिशमेंट डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश तो मैं तो बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। देखें, ये क्लैरिटी अभी जो इंचार्ज, अनफॉर्चुनेटली हमारी बदनसीबी है कि आज हमारे पास जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई भी आर्मी चीफ जैसा लीडर नहीं है, ठीक है, जिसका अपना इंटरेस्ट ना हो, जो फोर फ्रंट पे हो, जो फाइनेंशियली भी लड़ रहा हो, जो बॉर्डर्स पे भी लड़ रहा हो, जो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की बात भी कर रहा हो, करंट अकाउंट डेफिसिट को भी लीड कर रहा हो, और रोनाल्डो का किरदार भी अदा कर रहा हो, गोल पोस्ट से भी गोल ला के दे रहा हो, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब भी इंडोर्स करें, मैं और आप भी इंडोर्स करें, और सो मच सो के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी उनको इंडोर्स किया। और क्लैरिटी है कि पाकिस्तान की तरक्की कोई नहीं रोकी जाएगी। देखिए, ये सब इंसानी दुनियावी कानूनी चीज़ों की हम बात करें, बाकी तो मालिक के हाथ में सारा कुछ है, उसको एंड गेम पता है। लेकिन आज के दिन तो ये इररिलेवेंट हो गई ना चीज़ें। कहाँ है सियासत? देखें, ना रोडें गर्म हो रही हैं, ना मुत्तहिदा अपोजिशन बन रही, जो मैंने आपको ईद से पहले कहा था, ना अपोजिशन अलायंस बन रहा है, ना कोई टेबल पे नेगोशिएशंस हो रही हैं, ना गवर्नमेंट इंगेज करी, गवर्नमेंट ही फन्ने खान बन गई, गवर्नमेंट तड़ियाँ दे रही है, बदमाशी कर रही है। और आज तो अंसार अब्बास साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ एक पेज पे हैं। मैं तो एक हफ्ता पहले आपको कह चुका था, दो जिसम एक जान है, दो जिसम एक जान है, लेकिन मैंने कहा था स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो मुझसे सवाल किया कि आपका क्या मतलब है? मैं कहा भाई इतना ही मेरा मतलब है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ एक पेज पे, तो मैं कहूँगा 100% एक पेज पे आज के दिन तक, ठीक है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे गवर्नमेंट भी एक पेज पर, तो मैं से आपको फिर जवाब में कहूँगा शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर एक पेज पर है, ठीक है। ये क्लैरिटी है। देखिए, मुस्बत पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ, मैं शायद पाकिस्तान को और भी आगे किसी फ्रंट पर देख रहा हूँ। अब वो फ्रंट मैं शायद बहुत पहले देख रहा हूँ, देखने वाले भी ना देख रहे हूँ, मैं आपके वहाँ पेशेंगोई करके जा रहा हूँ, दिस व्हाट आई फील, ठीक है। पाकिस्तान की अब तरक्की कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, मुस्बत पॉजिटिव प्रोग्रेसिव चीज़ों के अंदर। और फौज का पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर पीटीआई से फौज क्या चाहती है, क्या मांगेगी? आपने पहले 10 लाख आदमी गालियाँ देते थे, सोशल मीडिया कैंपेन करते थे, जो कि उनकी वो पावर है, उनको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ है प्रोपेगेंडा की। अब वो 10 लाख से 5 लाख है, 5 लाख से 3 लाख है, जीरो नहीं हुई। बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत आगे है, ठीक है। लेकिन आज अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ यहाँ थी तो कद यहाँ था, पीटीआई का वो यहाँ आ गया, इनसे ऊपर ये, लेकिन यहाँ आ गया है ना। आपको लोगों के अंदर वो जम्मे गफ़ीर या इमोशनल फीलिंग आ रही है, फंडिंग बंद हो गई। जो फंड करते थे वो इस ओवरसीज़ कन्वेंशन में बैठे थे, जिसमें चीफ आए हुए थे, चीफ के नारे लग रहे थे। तो फिर अगर एक काम एक टीम पाकिस्तान कर रहा है, फवाद करें, मैं करूँ, आप करें, चीफ करें, तो उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन इन सब कशमकश के अंदर पिछले 65 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें कि जमहूरियत ने आपको यही PDM 1 की हुकूमत क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही थी और PDM 2 क्यों कर पा रही थी। सवाल ये होना चाहिए, PDM 2 और PDM 1 में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इस बार एक काबिल चीफ आगे बढ़ गए, साथ है टीम, और तो काबिल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। देखिए, ये तो काबिलियत की, मैं तो काबिली जनाजे जो है, जमहूरी जनाजे जो एक्सपायर्ड है, मैं तो अपना बड़ा स्टेटमेंट बड़ा क्लियर हूँ। लेकिन देखिए, अब उस टीम के अंदर मैं कहूँ मेरा भी था, आपका मेरा भी था, ठीक है। देखिए, जहाज जो PIA का था बगैर पहिए के, उसको मौसमी खराबी के बाद टेक ऑफ कर लिया चीफ ने, सब उस जहाज में बैठे, शहबाज से भी बैठे, मैं भी बैठा, आप भी बैठे, ये भी बैठा, सब बैठे। ये हम लिखा करते थे और आज भी लिखते हैं कि टेबल टर्न करते हुए, टेबल उलटते हुए, मेज उलटते हुए वक्त नहीं, फर्क है। अच्छा, फर्क है। हाँ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमने भी ऐसे ही देखा था, दो जिसम एक जान, इमरान खान साहब थे और फौज थी और भाजपा साहब थे। प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ साहब वो गलती नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब ने की, मियां नवाज शरीफ साहब ने की और दीगर ने की, कि हमें काम आता नहीं और करने भी नहीं देंगे। अगर कोई टांग अड़ाएगा तो उल्टी गुलाटी से गिर जाएगा। फिर सीधा सीधा हिसाब किताब है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में ना हर हाज़र आर्मी चीफ, हर हाज़र चीफ जस्टिस, हर हाज़र प्राइम मिनिस्टर वो बहुत कॉम्पिटेंट ही होता है, वो ज़बरदस्ती होता है, वो चीज़ें सबसे बेहतर वही कर रहा होता है। ये बाद की जो एनालिसिस होते हैं ना, वो फिर बाद में होते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। द प्रॉब्लम इज़, डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल ये है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट एन इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी का या जो मॉडर्न हमारी गवर्नेंस है ना, वो इस पे नहीं खड़ी हुई कि एक इंडिविजुअल बहुत अच्छा मिल गया। जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था ना कि एक बादशाह आ गया, बड़ा रहमदिल बादशाह था, उसने दुनिया बदल दी, मुल्क बदल दिए। एवोल्यूशन में ये चीज़ पीछे हो गई है। तो अब हम सिस्टम्स की बात करते हैं। सिस्टम ये है कि आपकी जुडिशरी इस वक्त दुनिया में 140th नंबर के ऊपर खड़ी हुई है, बिल्कुल ही फारग हुई है। आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल जीरो के ऊपर है। जिस तरह मैंने लेकिन ये सब चीज़ें तो हमेशा से रही है, सिस्टम तो फिर भी चलते रहे ना। सही बात है, इसीलिए तो पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह नहीं चल रहा था। अयूब खान, परवेज़ मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के एडवांटेजेस थे। हम एक मॉडल फॉलो कर रहे थे,
1951 से हम वेस्टर्न फोर्सेस के अलाए थे, हम उनकी जंगें लड़ रहे थे, हमें पैसे आ रहे थे, हमें ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। आप ज़रा उठा के देखें ना, 1990 तक हर अशारिया हमारा इंडिया से आगे था। मुशर्रफ साहब के दौर में हम हर मामले में इंडिया से आगे थे, क्योंकि हमें बाहर से पैसे आ रहे थे, हमें ज़रूरत ही नहीं थी। अब प्रॉब्लम यह आ गया है कि USSR के कोलैप्स के बाद हमें समझ नहीं आ रही आपने आखिर खड़ा किधर होना है, पैसे अरब भी नहीं दे रहे। कोलैप्स क्यों हुआ? इसकी चीफ ने भी मिसाल दी थी। ठीक बात है, कोलैप्स तरह इसलिए हुआ था कि जब वो अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, आप जब कमजोर करेंगे, जिनके पास सिक्योरिटी और सारे मामलात हैं, उनको कमजोर करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है, जब भी तो इमरान खान साहब आज कह रहे हैं, आज वो यही कह रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ। देखिए बात ये है, PTI का भी जो प्रॉब्लम है, हाँ, ये मुझे बताएं ताकि फिर मैं वाइंड अप करूं कि PTI कैसे सर्वाइव करे। देखिए PTI का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वक्त वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और एस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये लगता है कि ये हमें आके वो सलूक ना करें जो हमने इनके साथ किया है। सो PTI ने वो माहौल पैदा करना है जिसमें कि ये स्पेस क्रिएट हो उनकी। वो कैसे होगी? सोशल मीडिया के उसमें, सोशल मीडिया में उनके अकाउंट दोनों तरफ से होगी, दोनों तरफ से होगी। बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपसे। सोशल मीडिया के ऊपर तो देखें आप, सोशल मीडिया ट्रोलिंग के ऊपर तो नहीं हुकूमतें हटा सकते। आपको एक सॉलिड पॉलिटिकल हिकमत अमली चाहिए जो नहीं है। PTI को स्पेस देनी पड़ेगी, एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को, और थोड़ा एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस देनी पड़ेगी इमरान खान को। PTI तो जिस तरह मैंने कहा वो है नहीं है। सो आपने पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना है तो आपको एक दूसरे को स्पेस देनी होगी। पाकिस्तान देखें, फैसल कह रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त हो गया, हर चीज़, मगर अभी तो 9 मई के फैसल साहब 9 मई के भी फैसले आने हैं जो हम देख रहे हैं 4 महीने के अंदर अंदर। आज अली अमीन गंडापुर साहब की नाकाबिले ज़मानत उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकले। ये तो रवायती है। हाँ, लेकिन 9 मई के 4 महीने के बाद फैसले आते हैं जिसमें कि अब 3 महीने रह गए हैं जो डेडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको क्या नजर आता है, पार्टी कहाँ पे होगी फिर? देखिए पार्टी कहाँ पे, सारी जेलों में है, फिर जेल में होगी। पूरी पार्टी तो नहीं है, डजंट मैटर, पूरी पार्टी नहीं है, पूरी पार्टी भेज दें। देखिए मसला सारा ये है कि हमारी जो जुडिशियल हिस्ट्री रही है उसमें 3 महीने को तो आप वैसे ही 3 साल कर लेना। 45 साल बाद तो हमें ये बताया गया कि भुट्टो साहब की गलत फांसी थी। लोगों को 45, हमारी पैदाइश से पहले पता था हमें कि भुट्टो साहब की गलत फांसी हुई, लेकिन 45 साल बाद उसका फैसला हुआ। तो दिल्ली दूर है, जब आएगी बात अब आएगी, तभी तो मैं 3 महीने इसको भी नहीं देख रहा। इसका मतलब ये मामला भी लटका रहेगा। अभी लटकी हुई चीजें, लटकते हुए पाकिस्तान। और जनरल फैज का मुस्तकबिल जो है, जनरल फैज का भी तो कोई फैसला आना था, वो भी अभी तक नहीं आया। वो बकरीद करीब है, बकरीद से पहले या बकरीद के बाद तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी। अच्छा, लेकिन अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये नहीं है कि हम लोगों को उठा के और जेलों में डालें, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि हम स्पेस दें एक दूसरे को और टेम्परेचर नीचे लेके आए और मुल्क को नॉर्मलाइज करें। देखिए मैंने आपको बता दिया, इमरान खान का मुतालबा होगा 6 महीनों में इलेक्शन कराएं, आपका क्या मुतालबा होगा 3 साल बाद कराएं, निगोशिएशन। लेकिन इसके बीच में आप नहीं समझते कि 9 मई है सबसे बड़ा, तो एक 8 फरवरी भी तो है ना, हुकूमत के हिस्से में कुछ भी नहीं है। 9 मई के ऊपर कह रही हैं, 8 फरवरी को किधर ले जाएंगे? इशू ये था कि जब खान साहब 8 फरवरी नहीं है, अग्रेशन कर रहे थे ना, जो भी उनको मशवरा दे रहे थे, खान साहब को लगा था PDM-1 की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर PDM-2 बैठ जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगा पाकिस्तान, ये डूब जाएगी किश्ती। वो सर बैठी हुई है, पता नहीं आप किधर है। नहीं, अरे देखो जो आप फिगर उठा के देखें, अगर ट्रेन की पटरी उल्टी हुई थी तो ट्रेन सीधी हो गई है। 5 तबकात हैं पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दूसरे कह रहे होंगे, लेकिन व्हाट इट वाज इन PDM-1 इट्स नॉट द सेम। फार्मर है, रियल एस्टेट है, सैलरीड पर्सन है और इंडस्ट्रियलिस्ट है। 5 लोगों को आप स्टेट बैंक की ब्रीफिंगों पे ना जाया करें, आपने बहुत ले ली हुई है। वापडा के उस पे ना आप इन 5 लोगों के नुमाइंदों को बनाए, हर एक ने सर पे बाजू रखा हुआ है, रो रहे हैं लोग। फार्मर को तो उड़ा के रख दिया मरियम नवाज ने, सही समझ ही नहीं आ रही उनको। हमने जाना कि सारे सूबों ने उड़ा के रखा है, उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में भूख है, काल कोठरी में लोग मर रहे हैं। लास्ट ये बताइए कि आपको लगता है कि ये फिर जो बीच की राह बता रहे हैं कि एक नहीं, 1.5 साल नहीं, 3 साल नहीं, तो कम से कम 1.5 साल के बीच में इलेक्शन हो जाए, पीपल्स पार्टी काबिल आदमी है, इसको PTI के अंदर होना चाहिए। लेकिन अब अगर ये काबिल आदमी को छोड़ के जो सिलेक्टेड टीम है तो उससे तो कुछ इसीलिए PTI में नहीं जाते जब आप तारीफ करते हैं, तो इसीलिए मैं इसको बुरा है तो कहीं नहीं, मेरा दोस्त है। नहीं, वो तो बात यह है कि इशू ये है कि मौजूदा जो टीम है ना, मैं तो बड़ा ऊपर, मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा हम एक बुजदार को रो रहे थे, आपने दर्जन बुजदार लगा दिया। देखो इनको प्रॉब्लम ये जो सलमान राजा हो गए, शिबली फराज हो गया, ये अपना इवन गौहर का मैं वैसे एहतराम करता हूँ, इज़्ज़तदार आदमी है, रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन ये जो वकास हो गया या ये अपना रऊफ़ हसन हो गया, आई मीन दे आर, इनके होते हुए आप जो है वो कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी और PTI के राब्ते हो सकते हैं आखिरी? 100% होने चाहिए, PTI और नून के भी होने चाहिए। देखो आसमा,
आज मगर पीपल्स पार्टी इस वक्त मेकिंग एंड ब्रेकिंग में नहीं, है। बिल्कुल उनके साथ भी होने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ तीनों पार्टियां प्लस एस्टैब्लिशमेंट एक सीओडी हमें चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखो आज आप जरा हटा दें पीटीआई को पंजाब से, जो आपने नहीं लड़ने दिया, किससे मुकाबला होगा नून का? मजहबी एक्सट्रीमिस्टों से होगा। आज आप नून को हटा दें पंजाब से, किससे मुकाबला होगा? मजहबी एक्सट्रीमिस्टों से होगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें हुई हैं, कुछ रह भी गई हैं वो के लिए, लेकिन नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो पानी का मसला है, नहरों का मसला है, कहा जा रहा है कि ये टेक्निकल बुनियादों के ऊपर अब इसको तय करने की ज़रूरत है। वो टेक्निकल बुनियादें मौजूद हैं या नहीं? दो बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, नसीर मेमन साहब और हसन अब्बास साहब। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस मसले के ऊपर जो कि नहरों का मसला है, इस वक्त इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये कितना संजीदा है, इसकी तकनीकी बुनियादों पे हल करने की बात इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, क्या तकनीकी बुनियादें मौजूद हैं जिनके ऊपर ये मसला हल होगा? चोलिस्तान की जो नहरें हैं ख़ास करके उसके हवाले से जो नहर है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, माहिर आबी उमूर हैं, और नसीर मेमन साहब माहिर आबियात भी हैं, लिखते भी हैं और आप इनको पढ़ते हैं जंग में। इस मौजू पे बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले नसीर मेमन साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आज सिंध के हालात ये हैं कि पूरा सिंध तकरीबन जो है वो जैम पड़ा है। आपको लगता है कि ये मसला बातचीत के अलावा हल हो सकता है? और मसला है क्या? बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये जो नहर बननी है, चोलिस्तान वाली नहरें, ये इसके ऊपर सतलुज पे बननी है, ये हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ आता है। क्या वाकई ये सतलुज पे बनना है? क्या वाकई इसको पोलिटिकली यूज़ किया जा रहा है सिंध के अंदर? देखिए, सतलुज पे अगर बननी है तो पहली बात है कि सतलुज में तो पानी नहीं है, तो फिर सतलुज की रेत पे बन सकती है। सतलुज 1960 में हमने इंडिया के हवाले कर दिया था। लिहाजा अब जो स्कीम है इसका PC1 है, वो ये कहता है कि ये झेलम से पानी चलेगा, चनाब तक पहुंचेगा, चनाब से एक और कैनाल में रावी तक आएगा, और रावी से लेके फिर उसको ले आएंगे सतलुज तक, और उसके बाद ये चोलिस्तान पहुंचेगा। आपने टेक्निकल इसकी फिजिबिलिटी पूछी थी, यकीन माने इसमें मुझे कोई टेक्निकल फिजिबिलिटी समझ में नहीं आ रही कि ये किस अकल के साथ ये प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है। टोटली इम्प्रैक्टिकल किस्म का आइडिया है। और मैं दूसरी गुजारिश कर दूं कि इसका जो PC1 है उसमें कहा गया था कि ये फ्लड कैनाल है, और जब पहले कहा गया फ्लड कैनाल है, जब इरसा से लेना था सर्टिफिकेट, जब PC1 आया तो उसमें फ्लड कैनाल नहीं है, उसमें पेरिनल कैनाल है। तो पहले तो जो इरसा का सर्टिफिकेट है वही इनवैलिड हो गया है मेरी नजर में। ऊपर से सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि इरसा 5 मेंबर्स में से जो 5वां मेंबर है फेडरेशन का, वो सिंध से होना है, उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मौजूद हैं। वो वायोलेट होने की वजह से सिंध हाई कोर्ट ने वैसे ही उस ऑर्डर को सस्पेंड किया हुआ है जो पानी का सर्टिफिकेट है। तो टेक्निकली मैं आपको बताऊं, पानी हमारे सिस्टम में शॉर्ट है, क्योंकि वक्त कम है, मैं तफसील में नहीं जाता। पिछले 25 साल से जैसे इरसा ने पानी की अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया, उसी इरसा के 25 साल के हैंडआउट्स उठा लें। हर साल कहते हैं कि 91 ककाट पे पानी नहीं बांट सकते, और हम जाएंगे 3 tier फार्मूले पे क्योंकि पानी कम है। तो ये 26वें साल में पानी अचानक कहां से इरसा को मिल गया जो पहले दरियाफ्त नहीं हो रहा था। तो ये कतन इम्प्रैक्टिकल है, इस पे ये कैनालें बन नहीं पाएंगी, ये एक दीवाने का ख्वाब है, और ये पाकिस्तान के अरबों डॉलर डूब जाएंगे, ये रेत के नजर हो जाएंगे। मुझे तो हैरत है कि इस प्रोजेक्ट को PC1 को आगे भेजा कैसे गया। अच्छा, इसी के ऊपर ये हैरत हमने पढ़ा कुछ दिन पहले, हसन अब्बास साहब का मैं पढ़ी थी। हसन अब्बास साहब, आपको ये कहा गया था कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप बनाएं, वो रिपोर्ट आपने बनाई और आपने 2023 में ये हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द की। वो रिपोर्ट क्या कहती थी, आपने क्या कहा, और क्या ये मंसूबा बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक है जो चोलिस्तान की नहरों का है? जी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो एक अमेरिकन कंसल्टेंट के साथ मिलकर हमने बनाई थी, उसमें उन तमाम चीज़ों से जो मना की गई थी वो की जा रही हैं इस वक्त। अच्छा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बताया गया था कि कैनाल्स डेजर्ट में नहीं चल सकती टेक्निकली, अगर पानी मौजूद भी हो तो भी कैनाल डेजर्ट में नहीं चल सकती। और राजस्थान कैनाल के फेलियर को रिपोर्ट में उजागर किया गया था कि आप अपने हमसाये में इसी डेजर्ट में, चोलिस्तान डेजर्ट जिसको हिंदुस्तान में राजस्थान डेजर्ट कहते हैं, उसमें जो फेलियर हुआ है आप उससे सीख लें। दूसरे नंबर पे इनको बताया गया था कि जो ही आप कैनाल में से पानी दरिया में से निकालने की बात करेंगे, कैनाल बनाने की बात करेंगे, तो सूबों में लड़ाई होगी।
अब ये दो चीजें जो हैं ये बड़ी क्लियर हैं जो उस रिपोर्ट में लिखी गई। उसके अलावा भी कैनाल की जो टेक्निकल इनफिजिबिलिटी है, यानी उसका गैर मौजू होना है सहरा के लिए, उसके ऊपर 28 नुकात पेश किए गए कि ये 28 वजूहात हैं जिनकी वजह से उनमें से कोई एक भी वजह जो है वो अगर मार्ज़ वजूद में आती है तो आपका ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। और अगर कैनाल्स बनाई गई तो इसका मतलब है कि आप इस इतने अच्छे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को श्योर फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं। और उनमें जो 28 पॉइंट दिए गए उनमें पहला नुक्ता ही ये था कि अगर आपने ये किया तो सूबाई हमाहंगी में खलल आएगा और सूबे आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे, और वो इस वक्त हो रहा है। और उसके बाद इनको ये बताया गया कि आप कैनाल ना बनाएं, आप नया मॉडर्न सिस्टम जिसको रिवर बैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं आप वो इंस्टॉल करें यहाँ पे। और उसके साथ हॉरिजॉन्टल कलेक्टर वेल्स हैं जो पानी निकालने का तरीका है, आप वो इस्तेमाल करें। और ये पानी कहाँ से आएगा? ये दरिया से नहीं आएगा, ये दरिया के नीचे जो रेत है उसके बीच में जो पानी मौजूद है उसको निकाला जाएगा। और इसके ऊपर बाकायदा फील्ड इन्वेस्टिगेशंस हुई 3-4 महीने की, उसके ऊपर बाकायदा कंप्यूटर और सिमुलेशन मॉडलिंग हुई, बहुत मॉडर्न, दुनिया की मॉडर्न 3 लैब्स में अमेरिका में वो हमने डाटा कलेक्ट करके मॉडलिंग करवाई। और उसमें ये साबित हुआ कि सतलुज की रेत के नीचे तकरीबन 34 मिलियन एकड़ फुट पानी मौजूद है, और पंजनद दरिया की रेत के नीचे तकरीबन 110 मिलियन एकड़ फुट पानी मौजूद है। और हमने फिर ये देखा कि इस इतने ज्यादा पानी में से कितना पानी है जो निकाला जा सकता है चोलिस्तान के लिए। और हमने ये देखा कि अगर इसमें से सिर्फ 1% पानी निकाला जाए इतने बड़े जखीरे में से, तो पूरे के पूरे 1 मिलियन एकड़ फुट 1 मिलियन एकड़ को चोलिस्तान में सैराब किया जा सकता है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स के साथ। अच्छा, तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इसकी फिजिबिलिटी बनाई गई। यानी आपने जो मंसूबा दिया उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, और उसके नतीजे में ये जो नहरें थी जो कि आपने रिजेक्ट किया था उस मंसूबे को, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो किया गया, आप ये कहना चाहते? जी, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने बनाई थी इसमें ग्रीन पाकिस्तान ने खुद लिखा कि जी ये मंसूबा नहरों के डैम्स और बैराज के मुकाबले में जल्दी बनता है और सस्ता बनता है और आसानी से बनता है। यानी कि ये मंसूबा 1 साल में चोलिस्तान में पानी पहुंचा सकता है। इस पानी की क्वालिटी नहर के पानी से बहुत अच्छी है। अच्छा, और इस मंसूबे को, लेकिन हमने ये देखा कि इस मंसूबे को की रिपोर्ट जमा कराने के बाद ग्रीन पाकिस्तान ने तो लिख दिया कि ये नहरों से बेहतर मंसूबा है, लेकिन फिर जब नहरों की बात आई तो किसी ने किसी डिसीजन मेकर के सामने इस मंसूबे की प्रेजेंटेशन नहीं हुई। तो कोई ऐसी सर ये तो बड़ी एक चंबे वाली बात है जो मैं एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ सर। ये तो इतनी अहम बात है कि एक मुतबादिल रास्ता मौजूद है चोलिस्तान के अंदर ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, और वो आसान और सस्ता भी था, लेकिन वो अरबाब इख्तियार को नहीं बताया गया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नसीर मेमन साहब से भी ये सवाल करेंगे कि क्या सिंध के अंदर जो है वो पानी की इस वक्त सूरत हाल क्या है, और अगर सिंध में पानी नहीं जाता तो वहाँ पे क्या सूरत हाल हो सकती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर हसन अब्बास साहब बता रहे थे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी और इसको मुस्तरद किया था कि नहरें वहाँ पे नहीं बन सकती चोलिस्तान के अंदर, उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मगर नसीर मेमन साहब, सिंध के हवाले से बताइएगा कि क्या वाकई वहाँ पे पानी बिल्कुल दस्तयाब नहीं है? इस वक्त क्या सूरत हाल है? ड्राउट और फिर ज़ाहिर है आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज को भी, आगे क्या हो सकता है अगर पानी दस्तयाब ना हुआ तो? पहले 15 दिन अप्रैल के, बल्कि 3-4 दिन पहले तक भी आधे से भी पानी कम मिल रहा था जो सखर बैरेज में, गुड्डू में और कोटली पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है सिंध की इन दिनों में। और सिंध के इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये लेटर निकालने पड़े आबादगारों के कि कोई भी चीज काश्त न कीजिएगा, हमारे पास देने को पानी नहीं है, सिर्फ पीने का पानी हम मुश्किल से पहुंचा सकेंगे।
और बदीन सजावल के इलाकों में आप टेल पे जाएं तो इवन पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो रहा। ये पिछले 2-1 दिन से थोड़ी सी सूरत हाल इंप्रूव हुई है। और सितम ज़रीफ ये है कि इन हालात में जो सरप्लस पानी थोड़ा सा आ रहा था वो मंगला डैम में स्टोर किया गया, वो तरबेला में स्टोर किया गया, वो तोसा पंजनद कैनाल 4000 क्यूसेक तक पिछले 2 दिन पहले भी बहाया जा रहा था, जब शक्कर पे आधा पानी भी दस्तयाब नहीं था। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने, इरसा के मेंबर ने खत लिखे। अब थोड़ी सी पानी की सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन हम अर्ली खरीफ वाला सूबा है तो हमें तो पहली अप्रैल को पानी चाहिए, तो वो एक खासा नुकसान हो चुका होता है तब तक। रह गई लॉन्ग टर्म की बात, तो हम जिस हिमालय हिंदू कुश रीजन में बैठे हैं इसके ऊपर इतना लिटरेचर अवेलेबल है। अभी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे पे एक रिपोर्ट यूएन ने इशू की है। उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म में ड्राउट की तरफ जा रहे हैं। इन जगहों पे हिंदू कुश हिमालय के रीजन में जो ग्लेशियर हैं वो फास्ट मेल्टिंग पे हैं। पिछली दिहाई से 65% ज्यादा फास्ट मेल्ट हुए हैं पिछली दिहाई में। लिहाजा इनका मुस्तकबिल ड्राउट की तरफ जा रहा है। दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे इस पूरे खित्ते में। तो हमें तो पानी के कंजर्वेशन के लिए प्लान बनाने। हमारी आबादी 3 करोड़ थी 1947 में और आज 25 करोड़ हो गई। हम आबादी को रोकने को तैयार नहीं है। हम नहरों में ठीक पानी, उसकी जो सप्लाई का सिस्टम है अपनी इरिगेशन का और एग्रीकल्चर का, वो ठीक नहीं करते। हमारा पानी का इतना सीपेज है, उसके ऊपर कोई काम नहीं होता और सारा जोर है कि नए डैम बनाते जाएं, कैनाल बनाते जाएं, जो कि फिजिबल नहीं है। मैं क्विकली, हसन अब्बास साहब, क्विकली मुझे बताएं कि ये फिजिबल नहीं है तो क्या हो सकता है कि इसको चलाया जा सके। जो इस वक्त चोलिस्तान का मामला है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, कोई फिजिबिलिटी? जी देखिए, ग्रीन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम ये जो हमारा फरसूदा निज़ाम है जो कि बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है और बहुत कम उसके मुकाबले में प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रीन पाकिस्तान में कि इसमें हम मॉडर्नाइजेशन को इंट्रोड्यूस करें। और जब एक दफ़ा मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस हो जाती है तो फिर सारे लोग अडॉप्ट करते हैं। देखिए, बटनों वाले फ़ोन से टच स्क्रीन वाला फ़ोन आया तो सबने अडॉप्ट किया। अच्छा, जो आपका जो प्रोजेक्ट है जो आप कह रहे हैं उसमें फंड दस्तयाब थे, जो आप कह रहे थे कि पानी नीचे से निकाला जाए? क्विकली सर, शॉर्टेज। हर प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है। हमारी कॉस्ट जो है वो कैनाल्स के मुकाबले में आधी से भी कम थी पानी सप्लाई करने की। और हमारा सिस्टम बहुत ही मॉडर्न था। और इसके लिए जो फंड्स की बात हुई तो ग्रीन पाकिस्तान से भी फंड्स की बात हुई, तो हमने उनको कहा कि हम क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही ग्रीन है और ये कंपैटिबल है क्लाइमेट चेंज और ये जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये बिल्कुल उनकी लाइन पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। तो हमने कहा कि हम इंटरनेशनल डोनर्स को ला सकते हैं जो हमें इसके लिए फंड्स, और उसके बावजूद इससे फ़ायदा नहीं उठाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। इस मामले के ऊपर आपको बताने की ज़रूरत थी कि ये है क्या। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।